गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और चलिए आज हम लोग जो है ना क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं विश्व एवं भारत की अर्थव्यवस्था, जिसमें राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास को देखेंगे, सतत आर्थिक विकास एवं कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र वगैरह को हम लोग देखेंगे। क्योंकि अभी जो है ना परसों ही एग्ज़ाम्स हैं इसके प्रोजेक्ट मैनेजर के, तो हम लोग पहले इसको पूरा कर लेते हैं, इसको ख़त्म कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स के जो भी हो सके इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं, इसमें हमारा फ़ायदा ही है। और इसके बाद जो है ना मैं पूरे सेट इसके जो है वो कंप्लीट करा दूंगा। किताब का नाम भी बताऊंगा। किताब परचेज़ करना चाहे तो किताब परचेज़ कर लीजिए, पीडीएफ का तो कोई मतलब नहीं है। और उम्मीद है कि इसमें कॉपीराइट नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जो ये कर रहा हूँ ना ये बाहर में जो घिरे हुए स्टूडेंट्स हैं जो दूर दराज के हैं उनका बेनिफिट है। फिर किताब का नाम बता दूंगा, तो किताब का तो प्रचार ही है, तो इसमें भाई किताब वाले को कोई नुकसान नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय। ठीक है ना, ये क्वेश्चन के ऊपर देखिए, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय जो है वो क्या है? राष्ट्रीय आय मैं ऐसा करता हूँ कि सीधा उत्तर पे टिक लगाऊंगा, मैंने पढ़ रखा है इसको। तो राष्ट्रीय आय क्या है? साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। राष्ट्रीय आय क्या है? साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। राष्ट्रीय आय क्या निरूपित करता है? देखिए, राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, सी उसका उत्तर होगा, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। ठीक है ना, ये क्या, आप इसको एक बार अच्छे से देखिए। राष्ट्रीय आय निरूपित करता है, तो राष्ट्रीय आय क्या चीज़ निरूपित करता है? तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर और सब्सिडी को जोड़कर। ठीक है ना, सब्सिडी क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि सब्सिडी जो है ना कई सारी वस्तुओं पे जो दी जाती है, इसलिए हम लोग सब्सिडी को जोड़ देते हैं। और देखिए एक सिंपल क्वेश्चन भी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? इसका उत्तर होगा बी। ठीक है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान है, उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आसान क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में दिए जाते हैं। चलिए फिर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, तो भारत को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? भाई कौन सा अनार्थिक तत्व है? तो इसमें देखिए प्राकृतिक संसाधन है, शक्ति संसाधन है, पूंजी संसाधन तो है ही, लेकिन सामाजिक व्यवहार जो है ना ये हमारा अर्थव्यवस्था से संबंधित चीज़ नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? पहला, सामाजिक व्यवहार। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम आय कहाँ पर है? तो यह है बिहार की। ठीक है, 7वें नंबर पर आए, क्वेश्चन पे आए, निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो चलिए अभी लेटेस्ट का हम लोग डेटा देखें तो गोवा का जो है सर्वाधिक आय है। ठीक है, इसके बाद दिल्ली का है। खैर यहाँ पे दिल्ली ऑप्शन में नहीं है तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें। निम्नांकित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? देखिए सबसे, अब इसमें दिया हुआ है तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए हरियाणा जो है ना, हरियाणा एनसीआर से लगा हुआ रीजन है, उसकी सबसे ज़्यादा आय है। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात से भी ज़्यादा आय है कहाँ की? हरियाणा की। कर्नाटक में बेंगलुरु की तो इनकम बहुत हाई है, लेकिन बाकी कर्नाटक की वैसी नहीं इनकम है। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण है। तो क्या कारण है? इसका कारण है ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे फ़ॉरेन में क्या होता है, किसी ने 2 रुपये लगाया तो उसके ऊपर में रिटर्न वो लोग 2000 तक ले लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन भारत में अगर किसी ने 100 रुपया लगाया तो 100 रुपया लगा के भी वो कमा कितना पता है? 101 रुपया। ठीक है ना, जैसे देखिए सारी टेक कंपनीज है ना वो बहुत सस्ते में खोली गई है, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया या बाकी चीज़ है, लेकिन पूरी दुनिया से अरबों खरबों का वो व्यापार कर रही है। लेकिन हम लोग इतनी बड़ी मात्रा में अनाज उपजाते हैं, लेकिन उसका व्यापार उतनी बड़ी मात्रा में हम लोग फ़ायदा नहीं ले पाते हैं उसका।
10वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? देखिए इसमें कौन सा नहीं है, इसका और भी देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, तो डी इसका उत्तर होगा। एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई है, तो वाई क्या है इसको आप लोग देखिए। इसमें वाई का क्या मतलब होगा? वाई का होगा वाई इजकल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है ना। एक्सपोर्ट को हम लोग जोड़ देते हैं और इम्पोर्ट को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। ये सब दिया हुआ है। सी का अर्थ है उपभोग, आई का है निवेश, जी का है गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं वो, एक्स का है कुल निर्यात और एम का है कुल आयात। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुने हो जाएं तो वास्तविक आय कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब सब कुछ दोगुनी हो जाएगी तो वास्तविक आय क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान मूल्यों यानी करंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर ग्रोथ रेट स्थिर मूल्यों यानी कांस्टेंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। क्या ध्यान रखा जाता है? तो ध्यान रखा जाता है मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का। कुछ की पॉइंट है उसको घोट लीजिए, वो तो आएगा आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने निश्चित किया था? तो ये निश्चित किया था दादा भाई नेहरूजी ने। उस समय उनकी बुक थी, बड़ी फेमस बुक थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, काफ़ी अच्छी बुक थी, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया। भाई प्रथम मापन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जस्ट 14 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 20 रुपये किया था ना, तो उन्होंने प्रथम बार ही किया था। भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किया जाता है, तो ये CSO के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? भाई अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन पे है। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, दोनों मिल के करता है। 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ये किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना, वो यही है। कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार का। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है फिलहाल अभी। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से ही ये मापदंड फिक्स होता है। 21वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो देखिए घरेलू क्षेत्र है, जो घर में हम लोग बचत करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा बचत करते हैं। चलिए आगे आते हैं थोड़ा सा। चलिए थोड़ा पकड़ने में थोड़ा दिक्कत आती है, फर्स्ट टाइम ही इस तरह से मैं बना रहा हूँ, तो थोड़ा कॉपरेट करिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये ऑप्शन एक बार देख लीजिए सब के सब। ये अमर्त्य सेन ने बोला था, और ये काफ़ी फेमस कोट हुआ था उस समय में, जब इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था ना, उस समय इन्होंने काफ़ी बातें बोली थी। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? भाई राजकृष्ण ने इसको दिया था, तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। लो वृद्धि दर थी ना, तो इसलिए इसको हिंदू वृद्धि दर बोला था, क्योंकि उनका मानना था कि धार्मिक मान्यताओं के चलते लोगों की वृद्धि दर जो है ना, ग्रोथ रेट कम हो रही है। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। ऑप्शन सारे देख लीजिए। स्फीति के साथ। किसके साथ होता है? स्फीति के साथ। 25 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
निम्न कारण से जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। ये कम है। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। किस पर आधारित है नियोजित अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर ये आधारित है। 27वें नंबर क्वेश्चन पे है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो यह विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। कैसी अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है? ये एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। मैं जो थोड़ा वक्त देता हूँ ना, तो उसमें आप अपना आंसर को सोच लीजिए। चाहिए तो इसको आप पॉज करके आप उत्तर दे सकते हैं। 29वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए क्षेत्र का भाग नहीं है? तो देखिए, न्यायिक प्रणाली में सुधार, ये तो अर्थव्यवस्था से संबंधित चीज़ ही नहीं है। भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ। ये हुआ औद्योगिक लाइसेंस में वास्तविक बदलाव के साथ। 1991 में ये सब शुरू हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसे ही बने रहने का कारण है? क्या कारण है? एक कारण बताना है इसका। तो ये है, इसका उत्तर होगा ए, निवेश का प्रतिमान पूंजी प्रधान उद्योग की दिशा में उन्मुख रहा है। भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो घटकों स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, यहीं दिख रहा है हमें। तो देखिए, इसका उत्तर बी होगा। संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूलन प्रक्रम है। देखिए, ये सब टर्म को लेकर परेशान नहीं होना है। मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस में ये सब चीज़ें जो है वो क्लियर करा दूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चलिए आगे हम लोग देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो देखिए, मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ठीक है ना। वैसे ये काफ़ी फंसाऊ क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों आ गए हैं इसमें, पीवी नरसिम्हा राव भी है और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी है। तो इसमें ना बीपीएससी के ऊपर में है कि या तो ए मान ले, या तो बी मान ले, या फिर इसको ई मान ले। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन ना आपको प्री में काफ़ी फंसा देते हैं। ठीक है ना। मेरे अनुसार से डॉक्टर मनमोहन सिंह ज़्यादा सही उत्तर होगा। खैर, कई जगह आपको डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव भी हो सकता है, और कई जगह पे ई उत्तर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के को हमेशा जो है ना छोड़ दिया कीजिए। मतलब टिक कोई कुछ भी लगा दीजिए, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, एक आध नंबर का आपको बेनिफिट हो जाए। 34 नंबर पे आते हैं, सतत आर्थिक विकास। ये इससे संबंधित क्वेश्चन है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ लीजिएगा एक बार, इसके बाद हल करिए। निमराना जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है। निमराना राजस्थान में है, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। एक और है, देखिए, धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? चलिए इसको देख लीजिए एक बार अच्छे से ढंग से। भाई, धारण क्षमता से जुड़ा हुआ है ना। धारणीय विकास है तो किससे जुड़ा होगा? धारणीय क्षमता से। ठीक है। आगे आते हैं, 36 को देखते हैं। कृषि क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्रों का अंश लगभग कितना है? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है 18% होगा। अभी 16-17% के करीब करीब चल रहा था, तो यही रेंज होता है, 16, 17, 18। अभी 18% के करीब करीब होगा। ठीक है। तो इसका उत्तर जो है डी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन पे है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। भाई, कहाँ नियोजित हैं? कौन से क्षेत्र में नियोजित हैं उत्तर प्रदेश में? तो यह है कृषि क्षेत्र में। बिहार में भी किस में नियोजित हैं सर्वाधिक कर्मचारी? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग कितना है? भाई, रिपीट कर दिया क्वेश्चन को ये। ठीक है ना। तो इसका उत्तर है ए, 18%। भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है?
तो ये करता है 60% के लगभग, ठीक है ना, 55-60% के लगभग जो है ये करता है। आर्थिक नियोजन के युग के प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा है। भाई कितना हिस्सा है कृषि का, सोच लीजिए एक बार, है ना। तो ये हिस्सा है निरंतर कम होता रहा है, ये सही उत्तर होगा, ए उत्तर होगा इसका सही। निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। भाई कौन नहीं थे इसमें, देखिए इसमें तो चौधरी चरण सिंह नहीं थे, ठीक है ना, हाँ चौधरी चरण सिंह ही नहीं थे। 42 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। अरे मध्य प्रदेश में है, बहुत सोयाबीन की खेती होती है एमपी में, देखा है मैंने वहाँ जाके। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगद फसल नहीं है। देखिए तंबाकू है, कपास भी है, रबड़ भी है, सोयाबीन नहीं है। सोयाबीन खाने की फसल है ना, तो ये नगद फसल नहीं है, बिकती नहीं है उतनी, है ना, जितनी और सब चीज़ें इंडस्ट्री के लिए जिस तरह से निकल जाती है ना, उस तरह से नहीं निकलती है ये। गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था है, यानी कब सिंचाई की जाए तो मैक्सिमम फ़ायदा होगा। तो ताज निकलने की अवस्था में, यानी जब निकल रहा हो ना, थोड़ा घास बनने लगे, तब सिंचाई कर देने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से निम्न राज्यों का अवरोही क्रम है। भाई अवरोही क्रम में बताना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए एक बार, देखिए सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर पंजाब में, फिर हरियाणा में, ठीक है ना। आगे देखें, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1985 में। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। कब लागू की गई ये, 1999 में लागू की गई। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था, किस वर्ष हुआ था ये प्रारंभ, 1999 से 2000 में। किस वित्त वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया। ये किया गया है 2004 और 2005 के बीच में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, कब लागू की गई थी, ये की गई थी 1992 में। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, भाई क्या कहाँ से प्रकाशित होती है, कौन इसको प्रकाशित करता है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से ये प्रकाशित होती है। कहाँ पर है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, उसकी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बिहार में भी है। चलिए मैंने बहुत हिंट्स दे दिया। 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, वह संख्या है, संख्या बताना है, कितनी संख्या होगी ये संख्या है 15, ठीक है ना, 15 याद रखिएगा इसको, 15 का नाम लिख लें तो बहुत अच्छा है, मेंस में काम आ जाएगा इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लिखने में। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना में ये प्रारंभ किया गया था। 55 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आए, 54 नंबर पे आए। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, क्या उपलब्ध कराती है ये, पेंशन तथा बीमा लाभ। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है, यानी नहीं मिलती है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में, तो मोटे अनाज, ठीक है ना। वैसे कई जगह पे मोटे अनाज देने का भी अब प्रचलन हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल ये उतने प्रचलन अवस्था में नहीं है, नहीं दी जाती है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है, तो तिलहन नहीं है, ठीक है ना, तेल नहीं मिलता है, गेहूं चावल और दलहन तो दी जा रही है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ, तो ये हुआ 2007-08 की रबी फसल से। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में है ना, कृषि में ऋणात्मक जो है विकास हुआ था। थोड़ा अकाल वगैरह के बादल उस समय छा गए थे, अकाल आ गया था उस समय, बादल छाए नहीं थे। भारत की औसत फसल गहनता है लगभग कितनी है, ये ऐसा प्रश्न है जो बार बार ये एग्ज़ाम में आता ही आता है
यह है 139, 139% है। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए इसको और थोड़ा बड़ा करके देखते हैं ना। नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है मत्स्य उत्पादन से। पीत क्रांति संबंधित है उत्पादन से। ये किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? तो ये तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति संबंधित है। भाई पीली क्रांति किससे संबंधित है? सारे ऑप्शंस को देख लीजिए एक बार। तोड़िया सरसों उत्पादन से। तोड़ी होता है ना, तोड़िया, वो सरसों उत्पादन से है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। तो यह है पंतनगर। ठीक है, पंतनगर कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन जब प्रारंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था? नहीं था वो बताना है। एम एस स्वामीनाथन तो थे ही, यही तो प्रणेता थे यहाँ पर। तो देखिए रफ़ी अहमद किदवई नहीं थे, ये ए आर किदवई पहले राज्यपाल रहे हैं बिहार के। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भाई दुग्ध उत्पादन से है, दूध के उत्पादन से। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? जाहिर सी बात है बिहार तो लाभान्वित नहीं हुआ। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? जैविक खेती। जैविक खेती से पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। निम्न में से किस वर्ष में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक रही? ये रही 2004 से 5 के बीच में। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है। भाई कौन सी प्रजाति सबसे ज़्यादा निर्यात होती है आम की? अल्फांसो। अल्फांसो सबसे ज़्यादा निर्यात होती है। नाफेड संबंधित है। नाफेड किससे संबंधित है? ये कृषि विपणन से संबंधित है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है। तो ये है नैफेड। सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, याद हो जाएगा आपको। काफ़ी क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन भी कर लिए तो एग्जामिनेशन बहुत इजी हो जाएगा। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? सारे ऑप्शंस को देख लीजिए एक बार। केंद्रीय बैंक नहीं है। केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक नहीं समझना है इसको। केंद्रीय बैंक का मतलब है आरबीआई। किसानों को उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को मिलने वाले ऋण के मुख्य स्रोत में सम्मिलित है। कौन कौन से सम्मिलित हैं? ये है ए होगा इसका उत्तर। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, आरआरबीज और गैर सरकारी उधारदाता। हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा एक है? यह है वाणिज्यिक बैंक। ए उत्तर होगा उसका। भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो यह है वाणिज्यिक बैंकों का। दोबारा रिपीट हुआ, समझिए क्वेश्चन ये। हाल के वर्षों में निम्न में से कौन कृषि तथा संबंधित क्रियाओं हेतु सबसे कम संस्थागत साख प्रदान कर रहा है? तो यह है विदेशी निजी बैंक। चलिए यहाँ पे भरना है। डैश लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना कर देना डैश है। भाई क्या है ये? 78 का देखिए तो क्या है, आ सकता है यहाँ पे। तो देखिए बी हो सकता है, सामुदायिक विकास से। ठीक है ना, सामुदायिक विकास से ये फिट बैठता है। सामुदायिक पढ़ लीजिएगा इसको, है ना।
79 नंबर पे आते हैं। निम्न कथन से हम क्या समझते हैं? भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। भाई क्या होगा इसका उत्तर? ये डी होगा। खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है परंतु सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है। 80 पर आए। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई है, वर्ष किस वर्ष की गई है? तो ये की गई है 1965 में। गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है, कौन देता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है, अधिप्राप्ति यानी मूल्य यानी प्रोक्योरमेंट प्राइस। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे क्या हैं वो? तो ये है वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है। भाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के लिए निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे है एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ठीक है ना, अभी जो मैंने बोला उसको हटा दीजिए, ठीक है ना, एमएसपी बोलते हैं इसको। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन भारत में कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? तो ये है चावल। चावल सबसे ज़्यादा जो है बाहर में जाती है, एक्सपोर्ट होती है। अभी पाकिस्तान को लेके चावल वाला इशू चला था ना, तो ये काफ़ी चर्चा में आ गया था। सुनहले चावल में प्रचुरता सृजित की गई है, तो विटामिन ए की गई है। ये दरोगा का जो पहला एग्जाम हुआ था ना अभी इस फेज का, उसमें आया था ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना NATP का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है? तो वह है विश्व बैंक। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी? कर्नाटक में की गई थी ये। फसल बीमा निम्न में से किसके एकाधिकार में है? भारतीय कृषि बीमा कंपनी के। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? कारण नहीं है वो बताना है। ये तो नहीं होगा। तो देखिए सहकारी कृषि नहीं है, ठीक है ना, बाकी सब देख लीजिएगा, ऑप्शन सारे पर्याप्त मौका दे रहा हूँ मैं। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। कपास की फसल के लिए होती है, सिंपल है, इसमें क्या टाइम देना। विदेशी कृषि उपज योजना का संबंध है? सोच लिया, यह है कृषि पदार्थों के निर्यात के उछाल से। सी उसका उत्तर होगा। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है, राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है, ये केंद्र सरकार तो नहीं लगाती है इसको। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1998-99 में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? पंतनगर में हुई थी ये। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है ये? मैसूर में है ये। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है, हैदराबाद में है ये।
भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? यह है झांसी में। अब उद्योग क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम एमएसएमई पारित कब हुआ? ये हुआ 2006 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी? ये की गई थी 1948 में। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया था? 1956 की औद्योगिक नीति में। वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया था? 18 को रखा गया था। 105 पे आगे हम लोग। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई? इसका उत्तर होगा 8वीं योजना। अब उन उद्योगों की संख्या जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है घटकर रह गई है। इसका उत्तर होगा 5। ठीक है ना। भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार था? ये आधार था उद्योग अधिनियम 1951। 108 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाइट गुड्स में सम्मिलित हैं? चलिए इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा सी, प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं। इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है, कहाँ पर है ये अभी इस समय में? मुंबई में है ये। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, कहाँ से होता है? गुजरात से होता है ये। भारत के उर्वरक उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भाई कथन को देख लिया जाए पहले। सारे कथन को खुद देख लीजिए, मैं मन में पढ़ के उत्तर पे आता हूँ मैं सीधा ही, है ना। देखिए इसका उत्तर होगा सी, रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है। नहीं है आत्मनिर्भर, सब कुछ तो बाहर से निकाल लेके आता है। जैसे एपीआई भी ये रासायनिक चीज़ों में ही है, तो ये चाइना से ज़्यादातर आता है ये। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अब सही नहीं है उसको सारे खुद पढ़ लीजिए, मैं बता देता हूँ सीधा उत्तर ही इसका। इसका उत्तर होगा आईपीसीएल भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी है। ये नहीं है, आईपीसीएल तो बिल्कुल भी नहीं है। कौन है बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, किस पे की जाती है ये? अभिदत्त पूंजी पर। कंपनी के तुलन पत्र से, यानी तुलन पत्र को क्या बोलेंगे? बैलेंस शीट, ठीक है ना। बैलेंस शीट से क्या पता चलता है भाई? इसका उत्तर होगा सी, कंपनी की परिसंपत्तियां और देयताओं के आकार और संगठन को बताना संभव है। अभी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम आई थी ना, तो मैंने जब पढ़ाया था तो स्टूडेंट्स ने पूछा ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम सर हिंदी में बताइए, तो मैंने उसको बताया दोहरे तुलन पत्र की समस्या। बस वो लोग सर पकड़ के बैठ गए थे। खैर जिनका थोड़ा कॉमर्स है वो इसको जानते होंगे इस टर्म को। निम्न वस्तु समूहों में से कौन सा एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में शामिल नहीं किया जाता है? इसका उत्तर है स्वचालित वाहन, कार व मोटर साइकिल। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निजीकरण के निम्नलिखित में से कौन सी रीति सर्वाधिक सर्वांगीण और परिपूर्ण है? 116 नंबर का उत्तर बताइए। पढ़ लिया आपने? तो यह है निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंध का हस्तांतरण, ठीक है ना। डी उसका उत्तर होगा। भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया है? ये है रूस। इसका उत्तर होगा डी, रूस की सहायता से बनाया गया है।
राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये हुई थी जर्मनी के सहयोग से, है ना। स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए बोकारो यूएसए के सहयोग से नहीं बनाया गया था, तो डी इसका उत्तर होगा। भिलाई स्टील संयंत्र एक क्या है, तो एक सार्वजनिक उपकरण है। बोकारो इस्पात कारखाने में से किस देश का सहयोग प्राप्त किया गया है, इसका उत्तर होगा डी, सोवियत संघ का इसमें सहयोग प्राप्त किया गया है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, इसका उत्तर होगा सी, सूरत में किया गया है ये स्थापित। कौन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है ये बताना है, 123 का बताना है कौन नहीं है। देखिए इसका उत्तर होगा डी, लेदर फैक्ट्री ग्वालियर, ये सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 2000 में। कौन थे उस समय टेलीकॉम मिनिस्टर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, बिहार के ही थे ना, तो वो बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ये है ट्रोनिका सिटी नोएडा, ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की है, तो ये है आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति का संबंध था किस चीज़ से था, तो ये था लघु एवं मध्यम उद्योग से। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य है, 128 नंबर बताना है। तो ये होगा ए, उद्योगों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन होने अथवा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से प्रभावित हुए कामगारों के हितों की सुरक्षा करना। राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना का लक्ष्य है, तो ये श्रम का पुनर्प्रशिक्षण। 130 पर आ गए हम लोग। राष्ट्रीय नवीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया था, इसका उत्तर होगा बी, सामाजिक सुरक्षा हेतु। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, भाई शेर है, बहुत सारे वो देखा ही होगा आपने। भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है, तो ये इसका उत्तर ए होगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, भाई ये प्राकृतिक गैस पे आधारित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयला के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं, कौन से हैं सबसे बड़े उत्पादक, तो छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, सिंपल सा एकदम। एक 135 पे आते हैं। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, ऊर्जा उत्पादन में होता है, जो कोयला से हम लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, थर्मल पावर स्टेशन ज़्यादा है भारत में। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है, 136 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बताइए। तो ये होता है रेलवे का जो स्लीपर बनता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा उसका उपयोग होता है। भारत में लोक क्षेत्र किस क्षेत्र में सर्वाधिक छाया हुआ है, तो यह है नियत अवधि के लिए उधार देने वाली संगठित वित्तीय संस्थाएं, इसका उत्तर होगा 137 का। क्रिसिल क्या है, एक रेटिंग एजेंसी है ये, ठीक है ना। ये क्रिसिल क्या है, एक रेटिंग एजेंसी है, कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है, डी इसका उत्तर होगा। किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है, तो देखिए लोहा व इस्पात को, ठीक है ना। आधुनिक सभ्यता जो है ना रेल पे ही टहली है, तो यहाँ से समझ लीजिए लोहा और इस्पात इसका सही उत्तर होगा। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है, तो ये है हथकरघा उद्योग, गांधी जी याद रखिएगा। सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त हुई है, तो इसका उत्तर होगा सूती वस्त्र, सबसे ज़्यादा वही उसी पे काम हुआ है। आगे देखते हैं। श्रम गहन उद्योग वह है जहाँ अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। खेती को देख लीजिए, उद्योग बंधु है, उद्योग बंधु क्या है,
इसका उत्तर होगा डी, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में तथा संबंधित समस्याओं में सहायता करने के लिए एजेंसी है। भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं? किस में लगे हुए हैं भाई? तो ये लगे हुए हैं कपड़ा उद्योग में, ठीक है ना। बहुत अच्छा उद्योग है ये भारत के लिए। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे क्या करते हैं, ये सो बताना है, कम पूंजी विनियोग की अपेक्षा करते हैं, ठीक है ना। कम पूंजी का उसमें इस्तेमाल होता है, अच्छा रिटर्न भी अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? इसका उत्तर होगा डी, हड़ताल एवं तालाबंदी। लघु उद्योग में क्या हड़ताल और क्या तालाबंदी, 2-4 लोगों से तो चलती है कंपनी। 147 पे आते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोज़गार प्रदान करते हैं। मैक्सिमम रोज़गार वही लोग प्रदान करते हैं, तो बैंकों को भी उनको ज़्यादा ऋण देना चाहिए था। दुर्भाग्य से माल्या को दे दिया, नीरव मोदी को दे दिया। 148 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है? देखिए, कटनी में कागज़ नहीं बनता है, ठीक है ना। तो बाकी सब, सूरत में सूती उद्योग सही है, चुर्क में सीमेंट उद्योग भी सही है, और ध्रुव रिएक्टर कलपक्कम में है। 149 पे आ गए। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये है उत्तर प्रदेश। चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है ना। आप लोग इसको, मेरे मेहनत को थोड़ा सा लाइक कर देना, थोड़ा सा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा शेयर भी कर देना, जिसको मन करे उसको शेयर कर देना, ठीक है। और 1-2 बार इस वीडियो को देख लेना तो 150 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के तैयार हो जाएंगे। और भी मैं सारे क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा, कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जो है ना कंटेंट दूँ, और एग्जामिनेशन से पहले ना लगभग इतने गेस क्वेश्चंस दे दूँ जितने में कि आप सब लोगों को वो कंठस्थ हो जाए। और रटाने वाली क्लास भी चलाऊंगा, क्योंकि रटना कई जगह ज़रूरी है, तो वहाँ रटने वाली क्लास भी मैं चलाऊंगा रोज़ सुबह में 5 बजे के करीब। चलिए, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।